हे लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए माफिया स्टार डिवाइव का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि जिया जो रियांश की बाहों में खुद को छुपा कर रखी थी, वही रियांश भी उसके चाचा को तुरंत ही अपने बॉडीगार्ड से कह करके वहाँ से दफ़ा करवा देते हैं। दूसरी तरफ विश्वास त्रिपाठी के फ़ोन पर बार बार जयशंकर जी का फ़ोन आ रहा था और वो फ्रस्ट्रेट होते हुए फ़ोन को उठा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या बात करे। दूसरी तरफ से जयशंकर त्रिपाठी जो कहते हैं, इलेक्शन का वक्त नज़दीक आ रहा है, आखिर कुछ पता चला उस लड़की का? कर क्या रहे हैं आप वहाँ पर? विश्वास जी जो कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई साहब, वो बस हमारे हाथ आते आते बच गई है और अब वो ज़्यादा दूर नहीं हमसे। और ये बात वो बाहर जाकर जिया की तरफ देखते हुए बोल रहे थे। रियांश ने भी जिया को अपनी बाहों से छोड़ दिया था और जिया जो बिल्कुल किसी जिंदा लाश की तरह अंदर की तरफ जा रही थी, उसकी आंखों के सामने उसके चाचा का चेहरा, उसके बड़े पापा का चेहरा बार बार नज़र आ रहा था। और जिस तरह से वो उसे टॉर्चर करते थे, मारते थे, वो सब कुछ एक एक करके उसे याद आ रहा था, जिससे आंखों के आंसू उसके गाल से नीचे उतरते हुए ज़मीन को छू रहे थे। वो पूरी तरह से बेबस थी। उसे अपने आसपास सिर्फ खतरा नज़र आ रहा था और बचने की उम्मीद बहुत कम थी। जयशंकर त्रिपाठी जो कहते हैं, बहुत हो गई आपकी बातें, यहाँ पर हमारी पार्टी के लोग हम पर ही क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें कोई ना कोई जवाब देना होगा। एक काम करिए, पूरे मीडिया में ये बात जाहिर कर दीजिए कि जिया त्रिपाठी मर चुकी है एक्सीडेंट में और आप उसकी बॉडी को लेकर के हमारे पास पहुँचिए। विश्वास जी जो कहते हैं, पर अभी वो मरी नहीं कि तभी उनको रोकते हुए जयशंकर त्रिपाठी कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी और की लाश को लेकर के जला देंगे, उसके बाद आप ढूंढते रहिएगा। आपको पता है ना, अब मात्र 10 दिन बचे हैं, इलेक्शन हमारे सर पर तांडव कर रहा है और आप इस बात की सीरियसनेस को समझ नहीं रहे। और ये लड़की मरते मरते भी हमारे लिए काम करके जाएगी। अगर किसी को भी ये बात पता चला कि वो जिंदा है तो हम उसे भी मुर्दा बना देंगे, लेकिन ये बात बाहर आना ज़रूरी है कि जिया मर चुकी है। इससे पहले कि ये आग फैले कि जिया घर से भागने की कोशिश की, इससे पहले हम उसकी लाश को यहाँ पर जला देंगे। उसकी अंतिम संस्कार करने के बाद हमारे लिए लोगों की सिंपैथी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा। बात की सीरियसनेस समझिए और तुरंत वापस आइए। विश्वास जी जो कहते हैं, पर वो लड़की मेरे ठीक कि तभी जयशंकर जी कहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, अब उस लड़की का क्या करना है वो हम देख लेंगे, आप वापस आइए। विश्वास जो अपने मन को मार कर रह जाते हैं, उनके ठीक सामने उन्हें जिया नजर आ रही थी, जिसे रियांश अग्निहोत्री ने छुपा तो लिया था, लेकिन उन्हें समझ में आ गया था कि वो जिया ही है। पर अभी भी वो इस बात से कंफ्यूज थे कि आखिर रियांश अग्निहोत्री ने उस लड़की को क्यों बचाया। कुणाल से अपना हाथ छुड़ाते हुए अक्षत जो उसे डांट लगाते हुए कहता है, क्या पागलपन है ये? और ये बोलकर वो तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़ जाता है और भागते हुए जिया के सामने आकर उसके बाजू को पकड़ के जोर से हिलाते हुए कहता है, तुम उसके साथ क्या कर रही थी? सबके सामने उसे? अच्छा, आई अंडरस्टैंड, तुम परेशान हो गई होगी या फिर नर्वस हो गई होगी, राइट? जिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जिया, शमा, तुम जो भी हो, मेरी बात सुन रही हो? लेकिन जिया की हालत कुछ भी सुनने लायक नहीं थी। उसकी आंखों के सामने दिखाई सब दे रहा था, लेकिन वो उन सारी चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसका दिल अब ये बात मान चुका था कि उसकी मौत बहुत करीब है और शायद उसका सारा सपना टूट कर बिखर जाएगा। बहुत जल्द उसके चाचा उस तक पहुंच जाएंगे या फिर उसके चाचा के दुश्मन, और सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके आंसू भी अब उसके गाल को भिगोते भिगोते थक चुके थे और वो भी अब रुक जाते हैं। जिया जब अपने आप को अक्षय से दूर करती है और उनके साइड से निकलते हुए एक रूम में चली जाती है। रियांश भी अपने हाथों को अपने पॉकेट के अंदर डाले हुए अंदर की तरफ आ रहे थे। अक्षय जिनके सामने आते हुए कहता है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में और इतना परेशान क्यों है ये? कुछ कहा क्या तुमने? रियांश उसको एक बार घूरते और फिर कहते हैं, होटल चलने की तैयारी करो, वहाँ पर हमें मीटिंग भी करना है अगले शॉट के लिए, और उसके सवालों के जवाब देना वो ज़रूरी नहीं समझते। अभी रियांश उनसे दूर गया ही था कि तभी अक्षित के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है और वो फ़ोन रिसीव करते हुए कहता है, अरे मुझे पता है तुम्हारे साथ डील की है मैंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं शूटिंग से पहले ये सब काम कर दूंगा। अगर ये किया तो फिर मेरा भी बहुत लॉस हो जाएगा, थोड़ा सब्र करो, 2 महीने तक वेट कर लो। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है,
2 महीने बहुत ज़्यादा हैं और उसके बाद इलेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। फिर वो लड़की को अगर मैं पा भी लिया तो क्या होगा। इस तरफ से अक्षित जो उस आदमी से कहता है 2 महीने तक इंतज़ार करो और अगर उसको कुर्सी मिल भी गई तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार उसकी सच्चाई समाज के सामने आएगी तो बस उसके ऊपर केस पे केस लग जाएगा और फाइनली कुर्सी तुम्हारी ही होगी। लेकिन 2 महीने सब्र करो। दूसरी तरफ से अभी वो आदमी कुछ बोलता लेकिन उससे पहले ही अक्षत ने फ़ोन कट कर दिया था। वहीं अब सब लोग महल से होटल की तरफ निकल जाते हैं। होटल में पहुंचने के बाद सब लोगों को थोड़ी देर के लिए रेस्ट का टाइम मिलता है और उसके बाद फिर से उन लोग की मीटिंग शुरू होती है अगले सीन्स के लिए। सब लोग रात का डिनर करते हैं और अपने अपने रूम की तरफ निकल जाते हैं। जिया भी अपने रूम में जा ही रही थी कि तभी पीछे से अक्षत दौड़कर उसके पास आते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो? और सुबह क्या हो गया था तुम्हें? जिया पीछे मुड़ते हुए कहती है, सॉरी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी थोड़ी। अक्षत उसके सिर पर अपने हाथ रखते हुए कहता है, वैसे तुम्हारा फोरहेड तो गर्म नहीं है, फीवर तो नहीं है, हो सकता है हरासमेंट हो गया होगा और ऊपर से पहली बार तुमने शूटिंग भी की अपनी लाइफ की, इस वजह से भी तुम आराम से रेस्ट करो और बाहर मत निकलना। जिया जो उसकी बात सुनते हुए पहले तो अंदर जाती लेकिन फिर वो अचानक से रुकते हुए पूछती है, क्यों बाहर, मतलब होटल के बाहर? वहीं अक्षत जो कहता है, नहीं नहीं, मेरा मतलब रूम के बाहर मत निकलना। अब क्या है ना, तुम इतनी प्यारी हो और फिर यहाँ पर किसी की नज़र तुम पर आ गई तो मेरा क्या होगा। अक्षत कटिंग स्टाइल काफ़ी अच्छी थी लेकिन जिया इससे इम्प्रेस नहीं होती, बल्कि उसे ये थोड़ा क्रिंज जैसा नज़र आता है और वो बस मुंह बनाकर अंदर की तरफ चली जाती है। वैसे भी उसे लग रहा था कि अब अक्षत भी उसे नहीं बचा सकता है, जिसकी वजह से उसका भी इंटरेस्ट अक्षत में धीरे धीरे लूज़ हो रहा था। या फिर वो अपने प्रॉब्लम्स पर इस वक्त ज़्यादा फोकस कर रही थी, ना कि किसी और पर। जिया ने इस वक्त नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे, ऊपर शॉर्ट कुर्ती और नीचे रेड कलर का लॉन्ग स्कर्ट। अपने घर में भी वो कुछ ऐसे ही कपड़े पहनकर रहा करती थी लेकिन ये थोड़ा राजस्थानी स्टाइल में था और उसको काफ़ी प्यारा लुक दे रहा था। जिया के बाल जो खूबसूरत, लंबे और काफ़ी घने थे, वो अपने बाल के जोड़े को खोलती है और वहीं बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। राजस्थान की रात की ठंडी रेतीली हवाएं जो उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जीवन भरी सांस भरती है और फिर धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, पता नहीं ये ज़िंदगी और कितने दिन बाकी है, लेकिन खुश हूँ मैं। कम से कम अपने आखिरी के कुछ पल को अपने हिसाब से तो जी पा रही हूँ। और ये बोलकर वो रेलिंग से टिकती है और पीछे की तरफ टर्न हो जाती है। अब उसका पीठ जो रेलिंग की तरफ था और वो अपने हाथ को भी दोनों तरफ फैला करके रेलिंग पर ही रखी हुई थी। अभी वो अपने चेहरे को सामने की तरफ करती है लेकिन तभी उसका बाल उसके गाल पर आकर उसे बार बार परेशान करने लगता है। जी अपने एक हाथ को हटाते हुए अपने बाल को अपने कानों के पीछे करती है और उसकी नज़र अपने ठीक राइट साइड में जाती है जहाँ पर एक आदमी फ़ोन पर बात करते करते उसी को देख रहा था। जिया थोड़ा दूसरी तरफ होते हुए हेजिटेट होने लगती है। जिया को उसकी शक्ल दिखाई नहीं देती क्योंकि रात का अंधेरा काफ़ी गहरा था। हाँ, इस वक्त चांद की रोशनी तो थी लेकिन उसके साथ ही बादल भी थे और चांद की रोशनी इतनी भी तेज़ नहीं थी कि वो उस इंसान के चेहरे को साफ तरीके से दिखा पाए। जिया थोड़ा असहज होते हुए अंदर की तरफ अभी जाती ही कि तभी एक आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, जिया। ये कुणाल की आवाज़ थी जो कि जिया के रूम में आया था। जिया कुणाल को देखकर ठीक तरीके से खड़ी होती है और आगे बढ़ते हुए कहती है, सर आप, क्या हुआ, कुछ काम था? कुणाल जो उससे कहता है, हाँ एक छोटा सा काम था, तुम जरा आओगी? जिया कुणाल की बात को कैसे नेगलेक्ट कर सकती थी। ये पहला शख्स था जिसने मुंबई में उसकी मदद की थी। वो तुरंत अपने सर को हाँ मिलाती है और उनके साथ जाने लगती है। कुणाल उससे कहता है, अपना फ़ोन भी अपने हाथ में ले लो। वो अपने हाथ में अपना फ़ोन पकड़ती है और कुणाल को फॉलो करते करते उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जिया के ठीक राइट साइड के डोर को कुणाल खोलता है और उसे अंदर जाने का इशारा करते हुए कहता है, अंदर जाओ, सर तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जिया को नहीं पता था कि ये किसका रूम है और वो कुणाल को देखकर कहती है, मुझे नहीं जाना अंदर, और वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे फिल्म के हीरो, वो उनका बिहेवियर। कुणाल जो इस तरह से जिया को बातें करते सुनकर अपनी भौवें से कोड़ते हुए पूछता है, क्या उस रुद्र ने कुछ किया तुम्हारे साथ?
जिया जो कहती है, अभी तक तो नहीं, पर ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे। कि तभी पीछे से उसे एक आवाज़ आती है, अंदर आओ। उसे उस हीरो की तरह नहीं लगती। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर रियांश खड़े थे। रियांश को देखकर उसका दिल जो भी ज़ोरों से धक धक कर रहा था वो थोड़ा नॉर्मल होता है। लेकिन जिया तो रियांश को भी अपना दुश्मन ही समझती थी, भले ही आज उसके चाचा से रियांश ने उसे बचाया हो। कुणाल जो जिया से कहता है, परेशान मत हो, उस हीरो का मैं इंतज़ाम करता हूँ। और ये बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। जिया जो रियांश को देखते हुए पूछती है, इतनी रात में मुझे क्यों बुलाया? रियांश जो इस वक्त मास्क को अपने हाथ में लेते हैं और जिया की तरफ आते हुए कहते हैं, मौसम काफ़ी अच्छा है। जिया जो कहती है, हाँ, इसी वजह से मैं बालकनी में खड़ी थी और आप थे जो मुझे तभी से देख रहे थे। रियांश उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए कहते हैं, मैंने सोचा तुम्हें जोधपुर घुमा दूँ। जिया रियांश की तरफ देखते हुए कहती है, इस वक्त? रियांश उसे कहते हैं, चलो मेरे साथ। और ये बोलकर वो अपने एक हाथ से जिया का हाथ पकड़ लेते हैं। जिया जो इस तरह से रियांश को अपना हाथ खींचता हुआ देखकर तुरंत ही अपना हाथ ज़बरदस्ती छुड़ाते हुए कहती है, कहाँ ले जाना चाहते हैं, सच सच बताइए, और इतनी रात में आपको अचानक से घुमाने का प्लान? रियांश कहते हैं, सुबह तुम्हारी विश लिस्ट सुनी थी मैंने, तुम्हें काफ़ी शौक है फोर्ट्स पर घूमने का। जिया जो उनकी बात सुनते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहती है, शौक तो है पर इतनी रात में जाने का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, और मेरे विश लिस्ट को पूरा करने में आप क्यों मेरी मदद कर रहे हैं? रियांश उसकी बातें सुन करके बस एक बार उसे घूरते हैं और फिर कहते हैं, तुम चल रही हो मेरे साथ और मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू दिस। और ये बोल कर के वो उसके साथ उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और अब वो दोनों लोग गाड़ी में आकर बैठ चुके थे। जिया का मन तो नहीं था कि वो रियांश के साथ इस रात और इस तरह घूमे, लेकिन दूसरी तरफ उसका मन था कि वो भी जोधपुर के आसमान, तारों और उसके साथ यहाँ के फोर्ट्स जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना था और मूवीज़ में देखा था उसे देख पाए। रियांश रोज़ को अपने साथ गाड़ी में ले जाकर बिठाते हैं और वो गाड़ी के रूफ टॉप को पूरी तरह से ओपन कर देते हैं। जिया आसमान को देखते हुए हल्का सा स्माइल करती है और अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस भरते हुए कहती है, ऐसा तो सिर्फ मूवीज़ में होता है, ये गाड़ी इतनी। और ये बोलते बोलते वो जैसे रियांश की तरह देखती है। रियांश गाड़ी स्टार्ट कर चुके थे। जिया जो अपने आप को इस वक्त पोपट समझ रही थी और उसे लग रहा था जैसे वो कुछ ज़्यादा ही चटर बॉक्स बन चुकी है, लेकिन जिया इन प्यारे आसमान, खूबसूरत हवाओं को महसूस करके चुप तो नहीं रह सकती थी। वो हल्का सा स्माइल करती है और अपने फ़ोन को ऑन करके उसमें फ़ोटो खींचने का सोचती है। जिया जो अभी कैमरे को ऑन की ही थी और वो अभी सेल्फी लेने ही वाली थी कि तभी रियांश से कहते हैं, अगर सेल्फीज़ लेनी है तो फोर्ट्स में जाकर लेना, रास्ते में नहीं, और मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करवा के। क्या चाहती हो, अपने आप को फेमस करना? जिया उनकी बात सुनते हुए तुरंत ही अपना कैमरा घुमाते हुए कहती है, आपका फ़ोटो लेने का कोई शौक़ नहीं था मुझे, मैं तो बस ये व्यू को एंजॉय करना चाह रही थी और कैप्चर करना चाह रही थी अपने कैमरे में। पता नहीं दोबारा ये वक्त कभी मुझे मिलेगा या नहीं। और ये बोलकर जिया बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करती है, लेकिन उस तरफ से नहीं जिस तरफ से रियांश का चेहरा आए। वो रास्ते भर अनजाने में ही बातें करना शुरू कर चुकी थी। मुझे तो मेरे घर के छत पर भी नहीं जाने दिया जाता। कितना खूबसूरत होता है ये रात का आसमान, लेकिन ये देखने के लिए नसीब होना चाहिए जो कि मेरी पूरी तरह से फूटी हुई है। और जिया बस अपने टोन में व्यस्त हो जाती है। वो भूल चुकी थी कि वो किसके साथ बैठी है। जब भी वो अपनी फ्रेंड शिवानी से बात किया करती थी तो वो कुछ ऐसे ही बात करती थी। सब कुछ भूलकर उसे इस बात की ज़रा भी फिक्र नहीं होती थी कि शिवानी उसे जज करेगी, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और जजमेंट उसे करने की आदत नहीं थी। और जिया यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही समझती है कि उन दोनों लोगों में इतनी दोस्ती हो गई कि वो अपनी सारी बातें रियांश से फ्लो में शेयर किए जा रही है कि तभी रियांश अपने हाथ को उसके होंठ पर ले जा कर के रख देते हैं। जिया इससे अचानक से अनकंफर्टेबल फील करती है और रियांश की तरफ अपनी आंखें बड़ी करते हुए देखने लगती है। रियांश उसको एक बार इशारा करते हैं और फिर अपने हाथ को हटाते हुए कहते हैं, सुबह किसी ने मुझसे कहा था कि वो बात नहीं करेगी मेरे सामने, लेकिन शायद तुम्हारा दिल रह नहीं पा रहा मुझसे बात किए बिना। जिया को अपनी सुबह कही हुई बात याद आती है तो वो अपने दिमाग पर उंगली फेरते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है, आई एम सॉरी। रियांश कहते हैं, नो इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। फिसल जाते हैं लोग मुझे देखकर।
जिया उनकी बात सुनते हुए एक बार उन्हें अपनी छोटी निगाहें करके घूरती है और फिर धीरे से कहती है, खुद की तारीफ करना कोई इनसे सीखे। इतने तो हैंडसम भी नहीं लगते जितना अपने मुंह से बड़ाई करते हैं। रियांश उसकी धीमी आवाज़ भी सुनते हुए कहते हैं, आर यू श्योर अबाउट दैट? जिया बस एक प्यारी सी स्माइल उनकी तरफ पास करती है और फिर कहती है, नहीं कर रही हो ना बात, अब क्या प्रॉब्लम है? रियांश कहते हैं, देखते हैं जब तक नहीं करती हो। वहीं अब उन लोग की गाड़ी जो सुनसान सड़क पर आ चुकी थी, जिया आसपास की जगहों को देखते हुए कहती है, ये फोर्ट ही ले जा रहे हैं ना मुझे, कहीं और तो नहीं? रियांश कहते हैं, तुम बस रास्ता एंजॉय करो। जिया जो थोड़ा जिया जो थोड़ा चिढ़ते हुए पूछती है, वेट, हम फोर्ट जा रहे हैं ना, आप एक बार कंफर्म तो कर दीजिए। रियांश कहते हैं, ऑब्वियसली हम फोर्ट जा रहे हैं। किला, सुनसान किला जहाँ पर कोई नहीं रहता, बहुत बड़ा है। वैसे रात में वहाँ जाना अलाउड नहीं है, लेकिन यू नो अबाउट मी, मुझे कौन मना कर सकता है। जिया को रियांश की बातें थोड़ी अजीब लगती हैं, लाइक क्रीपी टाइप। रियांश की बातों में उससे थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है, वो भी काफ़ी क्यूरियस थी इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, और किला देखना तो उसका वन ऑफ द फेवरेट काम था, क्योंकि वो ख़ुद को हमेशा मेन कैरेक्टर वाला फील देना चाहती थी। और उसके अक्सर के मूवीज़ में मेन कैरेक्टर जो किले में इधर उधर घूमा करती थी, और बहुत सारे भूतिया मूवीज़ ने भी उसे ये इंटरेस्ट दे दिया था कि वो फोर्ट वगैरह में जाए और एक्सप्लोर करे। रियांश की बातें सुन करके वो अपने हाथ को रब करते हुए कहती है, कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, कुछ नहीं होगा जिया। दिल में घबराहट थी, डर भी था, लेकिन दिमाग में बहुत सारी क्यूरियोसिटी भी थी, और वो खुद से कहती है, बहुत सारे पिक्स क्लिक करूँगी और उसको दी को भी भेज। लेकिन ये बोलते बोलते वो एकदम से रुकते हुए कहती है, दी को कैसे भेजूँगी? अगर दी के पास गया तो पूरे ख़ानदान को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ और कैसे एंजॉय कर रही हूँ। वहीं उन लोग की गाड़ी फोर्ट के बाहर आकर खड़ी हो जाती है, जहाँ पर पूरी तरह सन्नाटा था। वहाँ पर तो एक भी स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी। जिया ये देख कर के थोड़ा घबराते हुए कहती है, अब मुझे नहीं लगता हमें यहाँ जाना चाहिए। रियांश कहते हैं, तो तुम्हें कहाँ जाना है? जिया जो कहती है, फोर्ट काफ़ी सुंदर है, अब अंदर जाके कौन देखेगा इतनी रात में, और अंदर तो कुछ दिखेगा भी नहीं ना, हम वापस चलते हैं। रियांश अपनी गाड़ी से उतरते हैं और उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आते हुए कहते हैं, कम ऑन, बी अ ब्रेव गर्ल, चलो अंदर। जिया जो रियांश का हाथ तो पकड़ ली थी, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज थी कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी वो मदमस्त होकर के अपनी सारी प्रॉब्लम्स और टेंशन्स को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने लगती है। वहाँ पर 2 गार्ड्स भी खड़े थे, और दोनों गार्ड्स अपने हाथ में बंदूक की जगह डंडे ले रखे थे। जिया जो रियांश से पूछती है, गार्ड्स लोगों को तो बेसिकली बंदूक रखना चाहिए, आज के ज़माने में डंडा कौन रखता है? रियांश जो फोर्ट के अंदर उसके साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है, भूतों को मारने में गन काम आएगी या फिर डंडा? जिया जो कहती है, ये कैसी बात हुई? रियांश उसकी बात को क्लियर करते हुए कहते हैं, एक आत्मा जो ऑलरेडी मर चुकी है, उसे दोबारा तो ये लोग गन से मारेंगे नहीं, इसी वजह से डंडा यूज़ करते होंगे शायद। जिया भी रियांश की बातों को इतना ज़्यादा सीरियस ले लेती है कि उसे भी लगता है कि इसी वजह से गार्ड ने डंडा लिया होगा, और वो अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कुछ सोचते हुए कहती है, बात तो सही है, जो मर गया उसे दोबारा कैसे मारेंगे? और ये बोलते हुए अभी उसके कदम फोर्ट के अंदर पड़े ही थे कि अचानक से दरवाज़ा अंदर से खुलता है। जिया का ये देख कर के रूह थोड़ा कांप चुका था, और वो रियांश का हाथ ज़ोर से पकड़ते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है? रियांश जो कहते हैं, डरो मत, कोई मूवी नहीं है, इट्स रियलिटी, और रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। जिया जो कहती है, आप शुरुआत से बहुत अजीब तरीके से बातें कर रहे हैं, और आपको तो परेशान करने में मज़ा भी आता है मुझे, आप क्यों लेकर आए मुझे यहाँ पर? रियांश से कहते हैं, हम अंदर चलें, अंदर चल के बात करते हैं। जिया जो कहती है, और आपने वो गार्ड वाली बात, 1 मिनट, वो भूत को क्यों डंडे से मारेंगे? यहाँ पर भूत रहते हैं? रियांश उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर धीरे से उसके हाथ को पकड़कर अंदर की तरफ खींच लेते हैं, और दरवाज़ा अपने आप बंद भी हो जाता है। लेकिन जिया को ये बात पता नहीं था कि अंदर रियांश के बॉडीगार्ड्स हैं, जो ऑब्वियसली उन लोगों की केयर के लिए हैं, लेकिन जिया को वो लोग दिखाई नहीं देते। पूरे फोर्ट में हल्का फुल्का उजाला तो था, लेकिन अंधेरा ज़्यादा था। काफ़ी बड़ी जगह होने की वजह से
जिया को वो पूरी जगह बहुत खौफनाक लगता है। जिया तो बस रेयांश के हाथों से चिपकी हुई थी, जिससे रेयांश के हाथ रह रह करके कभी जिया के चेस्ट तो कभी जिया के कमर पर पड़ रहे थे। लेकिन जिया को इससे सेफ्टी महसूस हो रही थी, ना कि उसे रेयांश का टच बुरा लग रहा था। लेकिन रेयांश अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहते हैं, मेरे बार बार करीब आने की कोशिश मत करो, स्टे अवे फ्रॉम मी। जिया उनकी बात सुनते हुए फिर से उनका हाथ जोर से ग्रैब करते हुए कहती है, मैं आपको नहीं छोड़ रही, मेरे साथ है तो मेरे साथ चिपक कर चलिए। रेयांश कहते हैं, आई अंडरस्टैंड, तुम मुझसे काफ़ी छोटी हो, मेरे साथ कुछ रोमांटिक सिनेरियो बनाने की कोशिश मत करोगे। जिया इतने सॉफ्ट टोन को सुनकर रेयांश के चेहरे की तरफ अपने गर्दन को टिल्ट करके देखते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मैं ऐसा कुछ। अभी उसने इतना बोला ही था कि अचानक से रेयांश के एक बॉडीगार्ड की गन जो कि जा कर के किसी लोहे के चीज़ से टकराती है और पूरे महल में एक गूंज उठ जाती है। जिया जो रेयांश के हाथ को ज़ोर से पकड़ती है और अपने नेल्स को उनके हाथ पर चुभाते हुए कहती है, हाँ क्यों लेकर आए मुझे यहाँ पर। रेयांश कहते हैं, बताने के लिए कि जितने भी साइंटिफिक चीज़ें तुमने आज तक देखी हैं वो ज़रूरी नहीं कि सच हो सकता हो किसी दूसरी दुनिया में भूत भी रहते हो। और ये बोलते बोलते वो उसके कानों के काफ़ी करीब आ गए थे। जिया जैसे ही अपने गर्दन को घुमाकर रेयांश की तरफ करती है, रेयांश का चेहरा अचानक से उसके सामने आ जाता है और वो उसे थोड़ा डराते हुए कहते हैं, बम। जिया एकदम से पीछे होते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं। रेयांश कहते हैं, बकवास कर रहा हूँ क्योंकि तुम कर रही हो, अब चलें ऊपर। आज सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। वहीं सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वो लोग सेकंड फ्लोर पर आ गए थे और रेयांश वहीं सेकंड फ्लोर पर लगे गैलरी में जिया को एक फ़ोटो दिखाते हुए कहते हैं, ये दिख रहा है तुम्हें। वो फ़ोटो थोड़ा ऊपर की तरफ लगा हुआ था जो कि एक पेंटिंग थी। जिया ऊपर की तरफ अपना सर करते हुए कहती है, वाह ये तो बहुत प्यारा है। वहाँ पर 3-4 लाइट चल रही थी जो कि उसी पेंटिंग के अराउंड लगी हुई थी। रेयांश उसके ठीक पीछे आकर खड़े होते हैं और उसकी कमर को ज़ोर से अपने हाथों से पकड़ते हुए कहते हैं, राजा और रानी कितने प्यारे लग रहे हैं ना एक साथ। और ये बोलते बोलते वो जिया की तरफ देख रहे थे, लेकिन जिया की नज़र अभी उस पेंटिंग पर थी और अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ बहुत प्यारे। रेयांश जो उसकी गर्दन को अपने हाथ से नीचे की तरफ करते हुए कहते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। सामने एक बहुत खूबसूरत सा शीशा लगा हुआ था जिसमें जिया अपनी रिफ्लेक्शन देखती है और ठीक अपने पीछे रेयांश की और इसी पोजीशन में राजा रानी भी खड़े थे जिस तरह उन लोग की पेंटिंग हुई थी। जिया पहले तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन अचानक से रेयांश की बात सुनकर ही कहती है, एक मिनट, मैं आपकी रानी। रेयांश कहते हैं, नहीं मैं बस मजाक कर रहा था, चलो। जिया को उस जगह पर इंटरेस्ट तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो रेयांश का हाथ पकड़ते हुए कहती है, उधर कहाँ जा रहे हैं, देख लिया फोर्ट, अब चलिए नीचे। रेयांश कहते हैं, ऐसे कैसे, अभी तो बहुत चीज़ें देखनी बाकी है। जिया जो कहती है, क्यों, ऐसा क्या दिखाना है यहाँ पर, मैंने कहा ना मुझे वो बहुत देख लिया, अब कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, चलिए नीचे। रेयांश उसका हाथ पकड़ते हैं और हंसते हुए कहते हैं, अभी नहीं, अभी तो एक बहुत प्यारी सी चीज़ तुम्हें छत पर दिखानी है और उसके बाद से नीचे आकर हमें किसी से मुलाकात भी करनी है। जियान की बात सुनते हुए कहती है, किससे। रेयांश कहते हैं, पहले तुम ऊपर तो चलो। जियान के पीछे पीछे जा तो रही थी, लेकिन वो धीरे से कहती है, भगवान प्लीज़ अभी उतना ऊपर मत पहुंचाना, मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं बची है, जिस हिसाब से मेरे घर वाले और मेरे घर वालों के दुश्मन मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना जल्दी नहीं जाना मुझे। रेयांश उसका हाथ पकड़े हुए ही कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर मरेंगे तो साथ में मरेंगे। जिया की बात सुनते हुए कहती है, व्हाट, हम मरने जा रहे हैं। रेयांश कहते हैं, हाँ जैसे हम सुबह मर रहे थे प्लेन में। जिया जो कहती है, वो तो मैंने फ्लो में बोल दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मरने में मज़ा आता है। रेयांश कहते हैं, तुम्हें अकेले मरने में डर लगता है, साथ मरने में तो तुम्हें मज़ा आता है ना। जिया जो कहती है, आप मेरी बात को लेकर मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं। रेयांश कहते हैं, चुप एकदम। और अब वो लोग ऊपर की तरफ जाने लगे थे। वो लोग एक पतली सीढ़ी से गुजरते हुए ऊपर की तरफ जा रहे थे। उस जगह पर पूरी तरह से अंधेरा था। जैसे जैसे वो लोग ऊपर आ रहे थे, धीरे धीरे उन लोग के चेहरे और उन लोग के शरीर पर रोशनी पड़ रही थी। जिया जो अब उस फोर्ट के छत पर पहुंच चुकी थी और रेयांश ने उसका हाथ काफ़ी मजबूती से पकड़ रखा था। वो उसको एक बाउंड्री के पास ले आकर उसका हाथ छोड़ते हुए कहते हैं, कैसी लगी जगह। जिया जो आसपास के नज़ारों को देखती है
वो जगह काफ़ी ऊंची जगह पर थी, जिसकी वजह से पूरा जोधपुर उसके ठीक सामने था। वो चारों तरफ अपनी नज़र घुमाती है और स्माइल करके देखते हुए कहती है, वाह, रात में भी ये जगह इतनी प्यारी लगती है। मैं पहली बार ऐसी जगह देख रही हूँ। रियांश से कहते हैं, ये पूरे जोधपुर का सबसे ऊंचा फोर्ट है। जिया जो रियांश की बात सुनते हुए कहती है, इसी वजह से तो पूरा जोधपुर इतना क्लियर दिख रहा है। कि तभी रियांश कहते हैं, वैसे सिर्फ इतना ही नोटिस किया तुमने? जिया जो कहती है, तो और क्या देखना था? रियांश उसके कमर को अपनी तरफ खींचते हैं और धीरे से उसको टर्न करते हुए सामने की तरफ उसका चेहरा करके हल्का सा उठाते हुए कहते हैं, वो देखो। जिया उस चांद को देखते हुए कहती है, ये इतना बड़ा? रियांश उसकी गाल से अपने गाल को सटाते हुए कहते हैं, यहाँ के राजा रानी भी इसी तरह से बड़े चांद को देखा करते थे। ये व्यू हर जगह से नहीं मिलता। जिया जो बहुत सारे तारों को देखते हुए कहती है, यह वाकई में बहुत खूबसूरत है। मुझे ऐसी नेचुरल जगह बहुत पसंद है। आपको पता है, मैं रात में आसमान को देखने के लिए तरस जाया करती थी। मुझे तो अपने बालकनी में भी निकलने नहीं दिया जाता था। रियांश उसके कान के पास धीरे से अपने होठों को लाकर कहते हैं, मुझे सब पता है, इसीलिए तो सोचा तुम्हें रात के नज़ारे दिखाऊं कि रात कितनी खूबसूरत होती है। लेकिन तुम तो डरपोक हो। जिया जो कहती है, हाँ पर अब नहीं। थैंक यू, ये बहुत प्यारा है। और वो उन सारे तारों में से एक तारे को दिखाते हुए कहती है, एक दिन वैसे ही मैं भी चमकूंगी। पर पता नहीं मैंने इतने अच्छे कर्म किए हैं या नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है मरने के बाद आप मुझे ऐसे देखिएगा, इसी फोर्ट पर आकर। आश को उसकी बात सुनकर अचानक से ऐसा लगा था जैसे उनके दिल को उनके शरीर से 2 पल के लिए बाहर निकाल दिया गया हो। वो जिया की बात सुन करके उसको अपने सामने लाते हुए कहते हैं, क्या बोला तुमने? जिया जिसके चेहरे पर अभी तक तो मुस्कान थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से दर्द में डूब जाती है और रियांश की तरफ देखकर अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, मेरी ज़िंदगी अब पूरी तरह से किसी एज पर आकर के लटक चुकी है। पता नहीं और कब तक की ज़िंदगी है। मरने के बाद मैं भी तारा बन जाऊंगी, ऐसी ख्वाहिश है मेरी। मैं वहीं दूर से आपको बाय करूंगी और आप अपनी रानी को लेकर यहाँ आइएगा। मैं वहीं से बहुत सारी ब्लेसिंग भी दूंगी आप लोगों को। रियांश उसकी बात सुन करके तुरंत ही उसे अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अचानक से सीने में चिपकाने की वजह से जिया धड़ाम से उनके सीने से जाकर लड़ती है और उसका चेहरा जो पूरी तरफ से रियांश के धड़कन के पास आकर के छिप गया था। जिया अपने चेहरे को हल्का सा उठाती है और अपनी नम आंखों से उन्हें देखते हुए कहती है, ऐसा बहुत जल्द होने वाला है। अब और ज़्यादा मैं अपनी मौत से भाग नहीं सकती, पर मैं अपने आखिरी के पल को इसी तरह से जीना चाहती हूँ। ऐसे ही खुली हवाओं को महसूस करना चाहती हूँ। कुछ पल पूरी तरह आज़ाद रहना चाहती हूँ। आप प्लीज़ हो सकेगा तो मेरी दीदी को वो लाइफस्टाइल दे दीजिएगा जो मैं चाहती थी। उन्हें कैफ़े खोलने का बहुत शौक़ है और घर वालों ने कहा है पहले उतने पैसे इकट्ठे कर लो, क्योंकि मेरे घर वाले उनको फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं देने वाले, और फाइनेंशियली तो क्या, इमोशनली भी नहीं। बस मेरी दीदी खुश रहेंगी ना, तो मरने के बाद ही मुझे बहुत सुकून मिलेगा। रियांश उसके गालों को ज़ोर से दबाते हैं जिससे उसके होंठों का पाउट बन जाता है और वो उसको अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। जिया जो अपने दबे मुंह से धीरे धीरे बोलने की कोशिश करते हुए कहती है, और क्यों, ऐसा क्यों है? रियांश उसकी बात को सुनते हुए उसके गाल को छोड़ते हैं और उसके गाल को ज़ोर से खींचते हुए कहते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हें परेशान करने में बहुत मज़ा आता है, और अगर तुम नहीं रहोगे तो फिर मैं परेशान किसे करूँगा। जिया जो अपने कदम को पीछे करते हुए कहती है, नहीं, आप परेशान नहीं करते, आप तो मुझे इतना अच्छा व्यू दिखाने के लिए आए थे। ये चाँद, ये तारे, ये आसमान, ये खूबसूरत सा शहर, सब कुछ कितना अच्छा है। कि तभी रियांश जिया के फिर से करीब आकर उसके ठीक पीछे खड़े होते हुए चाँद को देखते हुए कहते हैं, तुम्हें वो चाँद हल्का लाल नज़र आ रहा है? जिया जो कहती है, हाँ थोड़ा थोड़ा तो नज़र आ रहा है। क्यों? रियांश उससे कहते हैं, आज अमावस की रात है। जैसे जिया के कानों में बात पड़ी थी
वो एकदम से रियांश की तरफ देखती है और उनसे थोड़ा दूर होते हुए कहती है, क्या क्या? रियांश कहते हैं, और आज रात के दिन चुड़ैलों की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। जिया जो कहती है, तो यहाँ कोई है? रियांश कहते हैं, हाँ है ना। जिया जो अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछती है, कौन है? रियांश से कहते हैं, नीचे तुम्हें दिखाया तो था, तुम्हें नजर नहीं आया? जिया जो कहती है, हे भगवान, वहाँ आपको नजर आ रही थी वो? रियांश कहते हैं, मुझे तो अभी भी नजर आ रही है बहुत खूबसूरत। पर जिया जो कहती है, चुड़ैल खूबसूरत नहीं होती, डरावनी होती है। रियांश कहते हैं, मेरी वाली खूबसूरत है। अब चलो नीचे, वरना पता चले हम दोनों उसके डिनर बन जाए। जिया का हाथ रियांश फिर से पकड़ते हैं और उसी सीढ़ियों से नीचे की तरफ ले आते हैं। वो लोग अब सेकंड फ्लोर पर आ गए थे कि तभी नीचे से उन्हें कुछ आवाज़ आती है। रियांश को पता था कि कोई जानवर ही होगा, लेकिन जिया इस बात से डर जाती है। और रियांश को तो जिया को वैसे भी परेशान करने में मज़ा ही मिलता था, ऐसा उन्होंने खुद भी बोला था। जिया जोर से रियांश की तरफ होते हुए कहती है, आवाज़ सुनी आपने? रियांश कहते हैं, कौन सी आवाज़? सुनाई तो उन्हें भी दी थी, मगर वो जिया से बात बताते नहीं। जिया जो कहती है, वो आवाज़ आ रही है। रियांश कहते हैं, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, चलो। लेकिन जिया नीचे चलने से मना करते हुए कहती है, वहाँ से कुछ खटपट की आवाज़ आई है, ज़रूर वहाँ कोई है। मुझे लगता है ना, हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा देर छुप जाते हैं। रियांश कहते हैं, कहाँ छुपोगी? मेरी बाहों में। जिया जो इस वक्त रियांश के काफ़ी करीब खड़ी थी। जिया जो कहती है, नहीं, आपकी बाहें मुझे नहीं बचा पाएंगी। वो चुड़ैल है, कोई छिपकली नहीं। अगर मैं उसे देख लेना तो बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे बहुत डर लगता है भूतों से। रियांश कहते हैं, सुबह तो काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी, मुझे भूतों की कहानी पढ़ना बहुत पसंद है, उनके बारे में जानना भी अच्छा लगता है। जिया जो अपने हाथों का पंच बनाकर रियांश के सीने पर मारते हुए कहती है, आप बिना परेशान क्यों कर रहे हैं इस वक्त? तब बोला था, अब नहीं बोल रही हूँ। रियांश उसको अपने आप से दूर करते हुए कहते हैं, ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, तुम्हें रहना तुम यहीं पर रहो। और ये बोलकर वो सीढ़ियाँ भी उतरने लगे थे। जिया जोर से उनकी तरफ आते ही और उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, अकेले तो मत छोड़िए मुझे। जय भगवान जी, जय भगवान जी, जय राम जय राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। प्लीज़ कान्हा जी बचा लेना, प्लीज़ कान्हा जी, प्लीज़ 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 प्लीज़। अब वो लोग धीरे धीरे महल के बाहर आ चुके थे और रियांश उसके कंधे पर मारते हुए कहते हैं, तुम किसी एक भगवान पर भरोसा नहीं करती हो क्या? सबको आज ही याद कर लिया। जिया जो कहती है, आप नहीं समझते, अगर कोई एक अपने किसी भक्त के साथ व्यस्त होगा तो कम से कम दूसरे वाले तो सुन लेंगे ना मेरी बात। रियांश गाड़ी में आकर बैठते हैं और हंसते हुए कहते हैं, अब तुम्हारी लॉजिक। चलें? जिया जो कहती है, हाँ जल्दी चलिए जल्दी। डर तो अभी भी उसके दिमाग में बैठा हुआ था, लेकिन उसके साथ ही वो तारे और वो चांद, उसके साथ पूरे जोधपुर शहर का वो नज़ारा अभी भी उसकी आंखों के सामने था। और वो अब थोड़ा रिलैक्स होते हुए रियांश की तरफ देखते हुए धीरे से कहती है, वेल थैंक यू, काफ़ी अच्छी जगह थी वो। रियांश कहते हैं, इसी वजह से तुम्हें घुमाने ले गया था। जिया जो कहती है, पर वो चांद इतना करीब से कैसे दिख रहा था, और इतना बड़ा क्यों, और इतने सारे तारे? रियांश कहते हैं, वो मिल्की वे था, जिसमें तुम्हें बहुत सारे तारे दिखे होंगे। जिया जो कहती है, वाह, यहाँ से इतना सब कुछ नज़र आता है। रियांश कहते हैं, दोबारा आना चाहोगे मेरे साथ? और ये बोलते बोलते वो जिया की तरफ देखने लगे थे। जिया भी अपने चेहरे को रियांश की तरफ घुमाते हुए कहती है, हाँ ज़रूर, पर रात में नहीं। रियांश कहते हैं, अफसोस पर चांद रात में ही नज़र आता है। जिया जो इस बात को वैसे तो रियांश के सामने कमिट करना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हुए कहती है, वैसे जिया त्रिपाठी किसी की तारीफ़ नहीं करती, लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ कि पहली बार किसी के साथ रात बिताकर इतना अच्छा लगा। रियांश उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद करते हुए एक शैतानी भरी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है तुम इसका मतलब क्या कहना चाह रही हो? जिया जो कहती है, हाँ मुझे अच्छे से पता है, मुझे आपके साथ रात बिताकर अच्छा लगा। रियांश उसके बात पर उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए कहते हैं,
मेरे साथ रात बिताकर अच्छा लगा। ओके। जब रियांश ने उसकी बात को रिपीट किया तब जाकर के जिया के दिमाग में आता है कि वो उसने अभी अभी फ्लो फ्लो में क्या बोल दिया है, और वो रियांश से कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। रियांश कहते हैं मुझे पता है। जिया जो रियांश की तरफ देखकर धीरे से कहती है थैंक यू। मेरी ज़िंदगी में मैंने इतनी खूबसूरत रात कभी नहीं बिताई। कितना सुकून मिलता है ना। और आप तो आराम से कभी भी कहीं पर भी घूम लेते होंगे। रियांश कहते हैं इतना वक्त नहीं होता मेरे पास। जिया जो कहती हैं तो फिर आज क्यों घूम रहे थे। रियांश कहते हैं वो तो तुम्हारे लिए। लेकिन ये बोलते बोलते वो रुकते हुए कहते हैं वो तो बस तुम्हें डराने के लिए, और साथ में मैंने उस चुड़ैल को भी तुम्हें दिखा दिया है, तो अब वो तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी। जिया जो कहती है क्या सच में? मैं ऐसा कौन सा जादू मंतर करके रखे आप उसके ऊपर? आपको नहीं कुछ करती वो? रियांश कहते हैं मैं इतना हैंडसम हूँ, मुझे क्या करेगी, बस देखकर पिघल जाती है। जिया जो मुंह बनाते हुए कहती है मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। लेकिन तभी सुनसान रास्ते पर अचानक से ही बिल्ली उनकी गाड़ी के ठीक सामने आती है और जिया उसे देखते हुए तेज से चिल्लाते हुए कहती है आ गाड़ी रोकिए। रियांश भी जल्दी से ब्रेक मारते हुए कहते हैं ये अचानक से बिल्ली। लेकिन ये देखते ही उनके चेहरे पर फिर से एक मुस्कान आती है और वो जिया को देखते हुए कहते हैं लगता है वो चुड़ैल तुम्हारा पता ढूंढने की कोशिश कर रही है, और अब उसे पता चल गया कि तुम मेरे साथ हो। अब तुम उसकी आहट को हमेशा अपने साथ महसूस कर पाओगी। जिया जब अपनी थूक गटकते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है प्लीज़ जल्दी चलिए होटल, मुझे डर लग रहा है। आइए जानते हैं अब होटल में कैसे बिताएगी जिया अपनी बची कुची रात। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए माफिया ट्रैप्ड वाइफ सेट फॉर सर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।